Good evening, sir. Good evening, Krishna. Good evening, Good Prem. evening, Prince. sir. Good evening. Krishna, in which school are you? Sir, Scholar English Academy. And Prince, you? आवाज नहीं आ रही है. Sir, he is from Ryan. Ryan, CBSE or ICSE? CBSE Adda. Okay, Rajan. I teach in Ryan ICSE. Dumas. You from which school are you? Sir, Hillside. Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था. सर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री का लिखवाया था. और फिर एक मैंने 1 + x का पावर करवाया था मैंने. 1 + nx करवाया था, याद है? हाँ सर. 1 + nx, ठीक है ना. तो एक बार छोटा सा बता देता हूँ कि if binomial theorem में था 1 + nx if x is much less than 1, ठीक है. ऐसा ये सबको समझ में आ गया था उस दिन? कोई दिक्कत थी किसी को इसको समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो हाँ. अब देखो, अब हम लोग आगे बात करते हैं. जैसे मैं ना इसका एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं. समझ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. ये हम लोग को मेनली पढ़ना पड़ता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो कि सेकेंड टर्म में आता है, ठीक है. वहां पे ना एक फॉर्मूला सीखोगे, g डैश इक्वल्स टू r², ये ना वहां पे g का फॉर्मूला आएगा, g डैश का. मतलब मान ले अगर हम लोग अर्थ सरफेस अगर ऐसा है, ये अगर रेडियस ऑफ द अर्थ है अगर r, तो ग्रेविटी एट हाइट h क्या हो जाएगी? ग्रेविटी एट हाइट h हो जाएगी g डैश इक्वल्स टू r² / r + h का होल स्क्वायर इंटू g, ठीक है. ये ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ. अब अगर क्वेश्चन में देखो, जनरली क्या होता है, जिस हाइट की हम लोग बात करते हैं ना, वो हाइट होती है 100 मीटर, ठीक है. वो हाइट हो सकती है 1000 मीटर, या मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 10 किलोमीटर हो सकता है. माउंट एवरेस्ट वो भी 8 किलोमीटर, 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है वो. तो इससे ऊपर जनरली हम लोग बात नहीं करते हाइट की. तो अगर बोला जाएगा कि बताओ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी का ये वाले फॉर्मूले को सिंपल करो, ठीक है. मेक दिस फॉर्मूला सिंपल, ठीक है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एच बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटती है. मेक फॉर्मूला सिंपल यूजिंग बायनोमियल थ्योरम. तो कैसे किया जाएगा देखो इसको. g डैश इक्वल्स टू जी, ये ना फिर से तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा ग्रेविटी चैप्टर में, ठीक है. इसलिए उसके लिए वरी नहीं करना, खाली मैं तुमको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ बायनोमियल का फिजिक्स में. इसको मैंने ऐसा भेज दिया, ये जो r² था ना उसको नीचे कर दिया मैंने.
इसको मैं लिख सकता हूँ r प्लस एच बाय r का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं g, r बाय r हो जाएगा 1, इसको लिख सकता हूँ मैं g, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। कैसे किया मैंने ये? इसको नीचे भेज दिया। सर क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मुझे हाँ सर हाँ सर बोलो बोलो। जी अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर के बाद समझ नहीं आया। देखो हाँ सर ये जैसे r प्लस एच बाय आर है, मान लो अगर हमें बोला जाएगा a प्लस बी बाय सी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a बाय सी प्लस बी बाय सी, यस सर है ना? तो देखो r प्लस एच बाय आर, ये कट के तो 1 बच जाएगा प्लस एच बाय आर। और मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरह से? ताकि ना मेरे को ये वाला फॉर्मेट मिल सके। देखो तो दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ? समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो यस या नो। यस सर। पक्का सबको क्लियर? यस यस सर सबको क्लियर? बहुत यस अच्छा, सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको मैं ले सकता हूँ जी। अब देखो ये जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे n क्या -2 है ना, तो 1 माइनस 2h बाय आर। तो ये हमारा हो गया सिंपल फॉर्मूला। जैसे देखो ये कैसे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये ऐसा हो गया। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ठीक है, इफ h इज मच मच स्मॉलर देन r। जैसे कि मैं बताऊं, अगर अर्थ के रेडियस की बात की जाए ना, तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अब ये h अगर मान लो 10 किलोमीटर भी है, तो तुम सोचो 10/6400 कितना छोटा हो जाएगा। देखो तो होगा कि नहीं होगा? देखो तो 10/1/640 करके देखो, डेसिमल में बहुत छोटा आएगा ये। ठीक है, 0.0000 करके कुछ आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। 0 पॉइंट, हाँ 00 करके कुछ आएगा। तो दिस इज जस्ट वन एप्लीकेशन। मुझे तुम्हें कोई ग्रेविटेशन पढ़ाना नहीं है, ना तुम्हारे एग्जाम में ये आने वाला भी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था समझाने का कि देखो इसका एप्लीकेशन हमारे फिजिक्स में आगे चल करके ऐसा पड़ेगा। ठीक है, एक झलक दिखानी थी। ठीक है, बाकी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लेकिन आइडिया मिल रहा है कि ऐसा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हो। यस सर तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन मैथ्स। ठीक है, न्यू टॉपिक इन फिजिक्स। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक्चुअली क्या है, हम लोग सीखेंगे एक कैलकुलस, एक ब्रांच होती है मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स वाले पढ़ेंगे 12th में जा करके। इस कैलकुलस के ना दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है एंड अदर इज इंटीग्रेशन। कहते हैं कि जब न्यूटन तो पता था, सब सब जगह घुस जाता था वो। तो सर इसैक न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ना, तो उनको एक बात कुछ प्रूव करना था। वो प्रूव करने के लिए उन्होंने उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो उनका दिमाग चलते चलते उन्होंने क्या किया, एक नई ब्रांच बना दी मैथ्स की। उस ब्रांच का नाम पड़ गया कैलकुलस, और उसके दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है? और ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, ये हमको मैथ्स में पढ़ना होता है क्लास 12th में। लेकिन 11th में ही जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, वहीं से हम लोग को इसका एप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन देखो। अब इसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं। ठीक है, और ना मैं तुम लोग को इतना ही पढ़ाऊंगा ताकि तुम लोग का जो भी फिजिक्स वाले पार्ट पे जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहिए होता है, उतना हम लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, जितना काम का बस हम लोग उतना ही सीखेंगे। ठीक है, बिकॉज देखा जाए तो मैथ्स में इस टॉपिक को लगभग 4 या 5 महीने पढ़ाया जाता है, तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। और आईआईटी में क्या कहते हैं,
40% क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलस से आते हैं। तो समझ सकते हो कितना वास्ट टॉपिक है ये। पूरा मतलब 12th का समझो ना, पास भी नहीं किया 12th का, आधा साल तो कैलकुलस में निकल जाता। लेकिन हम लोग को उसको इतना पढ़ना है कि हम लोग का फिजिक्स हम लोग को आ जाए। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम पढ़ते आता है एक टर्म फिजिकल क्वांटिटी। एकदम हम लोग सिस्टमैटिक वैसे पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब देखो जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग नाप सकते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर बोला जाएगा कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो पूछा जाएगा कितना प्यार करती है, नाप के बताओ, तो उसको थोड़ी नाप सकते हैं हम लोग। तो ह्यूमन इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। वो होते एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती है, पहले कांस्टेंट देख लेते हैं हम लोग एक बार। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ये दो तरह के होते हैं, परमानेंट कांस्टेंट एंड टेम्पररी कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, जैसे प्योर नंबर्स 5, 6, 1, 2, कोई भी नंबर ले लो, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स है। ठीक है, कभी भी कहीं भी चले जाओ, पाई की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। उसके बाद कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, ठीक है, नासा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, 6.67 इंटू 10⁻12 होती है। ठीक है, वो हमको नंबर अभी मतलब नहीं है। टेम्पररी कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी जो कि एक सिचुएशन में हो सकता है कांस्टेंट हो, दूसरे में नहीं हो। जैसे मान लो बोला गया है, एक क्वेश्चन बोला गया है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेलोसिटी से कार चल रही है, तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कार इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, तो बताओ फाइनल स्पीड क्या होगी? तो हमने बोला कि फाइनल स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो जब टाइम 1 होगा तो 2 होगा आंसर, टाइम 2 होगा तो 4 होगा, टाइम 3 होगा तो 6 होगा, टाइम 4 होगा तो 8 होगा। ऐसे करके लगातार जो वेलोसिटी है ना, वो चेंज कर रही है। तो इस क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो कोई ऐसी चीज जो कि एक सिचुएशन में कांस्टेंट हो लेकिन दूसरे सिचुएशन में वेरी करे, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, मास, जैसे जब हम कार चलाते हैं तो कार का मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब वही रॉकेट उड़ाते हैं तो वहां पे लगातार मास कम होता चला जाता है। तो रॉकेट वाले केस में मास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कार वाले केस में मास कांस्टेंट है। तो वो क्या हो गया? मास इज एग्जांपल ऑफ टेम्पररी कांस्टेंट। ये ऐसे कुछ सिचुएशन। एग्जांपल्स है। हाँ बोलो। सर रॉकेट का ये सर आपने कहा कि वो मास कम होता है, वो कैसे होता है? रॉकेट का एक्चुअली देखो, रॉकेट का फंडा यही होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास बैलून है, तुम बैलून में अगर हवा भर देते हो
ठीक है, और तुमने उसको क्या कहते हैं, नीचे से तुमने अगर खोल दिया, रबड़ नहीं लगाया, तो बैलून के बाहर से हवा निकलती है और बैलून ऊपर भागता है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा। सेम सेम कहानी होती है रॉकेट के साथ भी। रॉकेट में क्या होता है कि यहाँ पे ना एक्चुअली 1 सेकंड में, ठीक है, हजारों टन, ठीक है, हजार तो नहीं बोल सकता, हाँ हजारों टन होगा, 1 टन 1000 kg होता है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैसेस को बाहर रिलीज किया जाता है। इतना मास रिलीज करने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, ये हम लोग को क्लास 11th में टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, जहाँ पे हम सीखेंगे भी कि वो फोर्स कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। अभी तक तुमने जो फोर्स पढ़ा है ना, सिर्फ F=ma पढ़ा है। ठीक है, अभी हम लोग एक और फोर्स पढ़ेंगे जो कि मास के चेंज होने से लगता है, जो कि आगे जाकर के आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो कि मास अगर चेंज होता है तो उससे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट की कहानी हो गई। अब आता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में हम बात करते हैं, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे मान लो कि अभी मीत जाता है पेट्रोल पंप, ठीक है, और पेट्रोल वाले को बोलता है कि पेट्रोल दो। तो पेट्रोल वाला पूछेगा कि कितना लीटर पेट्रोल दूं। तो मीत ने सोचा, मीत ने बोला कि मेरे को दो 3 लीटर पेट्रोल। ठीक है, मेरी एक्टिवा जो 3 लीटर में फुल हो जाएगी। तो मीत ने क्या किया, मीत ने सोचा, ठीक है, 3 लीटर पेट्रोल। तो मीत, अब क्या होगा, मीत ने 3 लीटर बिना सोचे बोल दिया कि 3 लीटर डाल दो। ठीक है, अब लेकिन जब तो उसने पूछा कि रेट क्या है, तो वहां पे उस मीत ने देखा कि लिखा हुआ था ₹100। अभी पेट्रोल काफी महंगा हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया अभी, पहले 100 रुपये हो गया था। मान लो 90 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, सिटी लाइट में आता है वो। ठीक है, देखते हैं 90 रुपीज का 1 लीटर लिखा हुआ है। तो उसने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि मुझे कितने रुपए देने हैं इसको, तो 90 × 3 क्या हो गया, 270 रुपीज उसको देने हैं। तो यहाँ पर जो उसने सोचा अमाउंट, ठीक है, लीटर में, ये क्या हो गया, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट, जो कि हम बिना सोचे बोलते हैं। जैसे कि मान लो y = 90x, ऐसा हो गया ना, ये हो गया क्या कहते हैं, लीटर, और ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो ये होता है हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जिसको हम लोग खाली सोचते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट। और जिसको निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे वाई, उसको निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो हमारे मन में जो आता हम लिख देते हैं। अगर मैंने बोला कि y = 2x + 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। मेरे को बताओ y = x² में कौन डिपेंडेंट, कौन इंडिपेंडेंट? वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट। एक्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम लोग एक्स की वैल्यू, जैसे कि जब हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ा था ना, कि ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, एक्स लिखते थे, वाई लिखते थे। हम एक्स को अपने आप से फिलअप करते चले जाते थे, फिर हम वाई निकालते थे उसके लिए कैलकुलेशन करके, जो भी हमारे फॉर्मूला दिया होता था। ये था डिपेंडेंट, ये था इंडिपेंडेंट, ये था इंडिपेंडेंट, और ये हो जाता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गई, दो दो क्वांटिटी है, कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ। ठीक है ना, इसको नोट कर दो वैसे एक बार। ठीक है, हालांकि तुमको शुरू के 15-20 मिनट बच्चों वाली चीजें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ, हम लोग धीरे धीरे बेस को बिल्डअप करेंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे इसको फटाफट नोट कर दो, क्योंकि आगे में जब आएगा ना टॉपिक डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होगा। ठीक है, तो वहां पे तुमको अच्छा खासा दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लो एक बार, 1 मिनट में आया।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि ऐसे y डिपेंड्स ऑन x। अब इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये हमारे मैथ्स की लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, इसको लिखा जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जब मैं ये बोलता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं बताऊं, जब तुम लोग मैथ्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे पूरा चैप्टर ही अलग से होता है फंक्शंस का। ठीक है, उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को खाली बेसिक बेसिक मतलब समझना है उसका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इसमें कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। छोटा सा उसका व्यू ले लेते हैं। y इक्वल्स टू, जैसे कि अगर है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर बोला जाएगा y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये हो जाता है, ऐसे बोल दिया जाएगा y इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स। देखो उल्टा हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से करके ना अलग अलग तरह के फंक्शन। ठीक है, ऐसे बस हम लोग को 2-3 ऐसे पढ़ने को, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसका। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। तो इसके बाद आप वो पीछे वाला कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। बोल रहे हो? उसके बाद वो फिजिकल क्वांटिटी वाला करना ना, वो लिखना बाकी है सर। अच्छा, ये हो गया लिखा हुआ। यस सर डन। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हम लोग। अब समझना हम लोग कि एक्चुअली छोटे छोटी बातें देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो अगर ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले ना इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग को कुछ छोटी छोटी बातें फिजिक्स में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बात अगर मैं पूछूं कि जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें क्या बोला गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका फॉर्मूला दिया गया हमको 2t। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। t इक्वल टू 1 में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2, t इक्वल टू 2 में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4, t इक्वल टू 3 में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6। ऐसे के वैरी वैरी करेगा। बोला जाएगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो ठीक है, कर सकते हैं हम लोग आसानी से। 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 2 4 6। ठीक है, मैंने ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब अगर बात की जाए तो मेरे से पूछा जाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो याद करो क्लास 9th में पढ़ के रखा होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो उसमें स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला जाएगा? तो हम क्या करते थे, जैसे देखो मान लो यहाँ पे थोड़ा 2 को एडजस्ट कर देता हूँ मैं।
1 2 3। तो अगर मान लो मेरे को इस ग्राफ की हेल्प से चाहिए वेलोसिटी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, 3 के इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा वो तो एडजस्ट कर लेंगे। ग्राफ जब हम लोग प्रॉपर ग्राफ से बनाएंगे ना, तो प्रॉपर वो उसके नीचे ही आएगा वो। फिर मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ से ड्रॉ करके ना, ऐसे करके मैंने इस तरह से करके यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, डिस अपॉन डिस, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा एक्स, जो कि वाई एक्सिस पर होता है, और ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा 2, दैट इज डेल्टा टी। अब मैंने क्या किया, मैंने रेशियो निकाला, ये रेशियो आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4, 3 माइनस 1 दैट इज 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग अगर कभी भी एक्सटी ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो उसके स्लोप से हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ से भी अगर देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है ना। तो एक नोटबुक में एक पॉइंट लिख जाना है, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब ये वाई वाले एक्सिस पे जो भी आएगा, अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। ऑल्सो अच्छा देखो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये चीज अगर हम देखें ध्यान से, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा, तो ये तो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा ना, ठीक है। तो स्लोप निकालने के हमारे पास दो मेथड, क्लियर। पहला मेथड क्या, स्लोप निकालने का, कि हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या स्लोप निकालने का, कि अगर हमको एंगल पता है तो हाँ, हम उस एंगल का tan निकाल लेंगे, उससे भी हमको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप निकालने की बेसिकली दो मेथड है, ठीक है। हम लोग उसमें से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हैं। आगे देखो, ऑल्सो इन XT ग्राफ स्लोप gives velocity, and in VT graph slope gives acceleration। ये छोटी बहुत क्लास 9 का रिवीजन है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सबको आ गया है, मीत, पवन, प्रिंस, स्मिथ, Yes, युग, sir. सबको आ गया। चलो बहुत बढ़िया। यस सर एक बार सर। एक्सप्लेन कर देना वापस। क्या चीज, ये वाला सर वापस, हाँ वो फ्रेश। देखो, कोई भी अगर ग्राफ हो ना हमारे पास, कोई भी अगर, ठीक है, इसके ना एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको इस ग्राफ में, अगर जैसे मान लो हमने ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और हमने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसका जो रेशियो होगा ना, ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और इसको दूसरा तरीका देखा गया कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये हमको क्या कहते हैं, tan थीटा भी देगा। तो स्लोप निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो ये वाला होता है, दूसरा tan थीटा होता है, क्लियर। और स्लोप निकालने, स्लोप जो होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ पे स्लोप से हमको वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी टाइप ग्राफ पे स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। ये दो तुमने पहले भी पढ़ के रखे क्लास 9 पे, ठीक है।
एक बार फिर से रिवीजन करवा दी बस मैंने, ठीक है ना। और भी हमको स्लोप बहुत सारी चीजें देती है, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना बेसिकली क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। यस चलो, ये हमको इतना समझ में आ गया स्लोप क्या होता है, ठीक है। हमको स्लोप निकालने के तरीके क्या हो गए, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब हम लोग कुछ नई बातें सीखते हैं, ठीक है, जो तुमने पहले कभी सोची भी नहीं होंगी, ना तुमने पहले कभी सुनी होंगी। एकदम नई नई चीजें यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। एक डिस्प्लेसमेंट कुछ आड़ा टेढ़ा टाइम पे। देखो, हम जब गाड़ी एक्टिवा चलाते हैं, जैसे तुम घर से निकलते हो, घर से निकले, एक्टिवा लिखा होगा पार्किंग में, स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तुम 10 की स्पीड से रखते हो, बाहर निकलोगे, फट से गाड़ी को भगाओगे, ठीक है, देखा तुमने ऊपर कैमरे लगे हुए, 40 से ऊपर नहीं जाना, नहीं तो चालान कट के आ जाएगा, वहां पे स्पीड कम कर दोगे, ठीक है। आगे में देखा कि क्या कहते हैं, पूरा का पूरा देखा कि वहां पे भीड़ लगी हुई है, ठीक है, ट्रैफिक है, वहां पे गाड़ी को स्लो कर दोगे, देखा आगे पुलिस वाला, फट से भगा दोगे वहां पे, ठीक है। तो जब तुम गाड़ी चलाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम हमेशा अपनी स्पीड 40 रखोगे। हमारी स्पीड तो कभी 40 से कभी 0 हो जाती है, कभी 20 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, 20 हो जाती है, फिर 40 हो जाती है। ऐसे करके हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वैरी करता है। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, सब कोई सोच करके, मान लो कि कोई पर्टिकुलर टाइम है टी नॉट, मेरे को निकालना वेलोसिटी है टी नॉट। अगर मान लो मैंने ऐसे करके स्लोप निकाला, मैंने क्या किया, ऐसे करके स्लोप निकाला, ठीक है। तो क्या ये स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा टाइम टी नॉट? यस और नो? देगा। पहले वाले केस में तो क्या था, देखो, तुम ऐसे निकालो स्लोप, तुम ऐसे निकालो स्लोप, हर एक से आंसर सेम आएगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पे क्या मुझे टी नॉट पे वेलोसिटी देगा ये? यस और नो? देगा, लक्षण के डिफरेंट होगी सब। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी होगी ना हमको, ये एक रेंज ऑफ टाइम पे हो जाएगी। मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, और ये मुझे कौन सी वेलोसिटी देगा? एवरेज वेलोसिटी। समझो डिफरेंस, पहली बात, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क होता है। जैसे कि तुमने अपनी एक्टिवा चलाई, ठीक है, और तुमने अपनी एक्टिवा चलाई और तुमको जाना है यहाँ से अड़ाजन, काफी दूर जाना है, ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर, और तुमने देखा कि तुम्हें टाइम लगता है जाने में लेट्स से 30 मिनट्स। तो मैंने बोला कि 30 मिनट बहुत कम टाइम हो जाएगा, 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि दैट इज 1/3 आवर्स। तो पूछा गया स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड, तो मैंने बोला 30 kph। लेकिन जब हम ओडोमीटर अपना स्पीडोमीटर देखते हैं, तो कभी वो मेरे को 60 दिखाता है, कभी मेरे को 40 दिखाता है, कभी 0 दिखाता है, कभी 20 दिखाता है। वो जो पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरे को स्पीड दिखती है ना, वो कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एवरेज स्पीड जो होती है पूरे टाइम के रेंज को देख करके निकाली जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। जैसे कि मान लो आईपीएल मैच देख रहे हो, ठीक है, वहां पे 20 ओवर में टीम ने स्कोर किया मान लो 200 रन। तुमसे पूछा गया भाई रन रेट क्या था इस टीम का, तुमने बोला कि 10 रन पर ओवर। और लास्ट पे क्या होता है 19th ओवर में,
ठीक है, मान लो अगर मैच ऐसा चल रहा हो, ये 90th ओवर में आता है, ठीक है, क्रिस गेल या कोई भी आता है और दे छक्के पे छक्के, और क्या करता है वो लास्ट ओवर में आके 36 रन बनाता है। तो लास्ट ओवर में 36 रन पर ओवर है, लेकिन एवरेज कितना है? अगर टोटल मिला के 200 रन बनते हैं, पहले मान लो 164 थे, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 10 रन पर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ओवर में वो इंस्टेंटेनियस हो गया, और पूरे को देख करके पूरे मैच की कहानी वो क्या हो जाती है? एवरेज हो जाती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, यस सर। ठीक है आगे ना? सर। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना शॉर्ट पे लिख लो कॉपी में, तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी होती है मोशन चैप्टर में, लेकिन अभी हम लोग क्या थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ रहे, तो हम लोग उसको सीख लेंगे, तो हम लोग को वो चैप्टर भी हमारा काफी हद तक यहीं पे कवर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज velocity at any particular time, और एक हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। इट इज कैलकुलेटेड ओवर रेंज ऑफ टाइम, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम्स का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप मान लो मेरे को टाइम टी नॉट पे चाहिए थी वेलोसिटी, ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने बोला कि नहीं, ये तो मेरे को एवरेज देगी, तो मैंने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? जरा देखो ध्यान से। मैंने ना एक ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसा ड्रॉ किया, और ये मैंने निकाला। अच्छा बताओ मेरे को, पहले वाले पार्ट में ये था ब्लैक लाइन, ठीक है, दिस अपॉन दिस। सेकेंड वाले पार्ट पे अब ये आ जाता है। मेरे को बताओ कौन सा आंसर बेटर होगा, ब्लैक ब्लैक वाला कि ग्रीन वाला? हमको टाइम ब्लैक पे वाला। चाहिए, ब्लैक हमको, हम देखो हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए वेलोसिटी, हम उस टाइम के नजदीक आ रहे हैं, देखो आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कौन सा बेटर आंसर होगा, ग्रीन वाला कि ब्लैक वाला? बोलो सब कोई। ग्रीन ग्रीन। ग्रीन, क्योंकि देखो हम जिस टाइम पे चाहिए ना, हम उसके नजदीक आ रहे हैं। अब बताओ मेरे को कौन सा बेटर आंसर होगा, रेड की ग्रीन? रेड। रेड। वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर आंसर होगा, येलो की रेड? येलो। येलो, येलो। क्योंकि टाइम के और नजदीक आ गए ना। तो बेसिकली अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट चाहिए, तो टाइम कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यस और नो? यस। है ना? सबको ये बात समझ में आ रही यस। है ना? चलो देखते हम लोग आगे। अब इसको हम लिखते कैसे? मैं इसको ऐसा लिखूंगा, टू obtain velocity at any particular time,
ये हमारा क्या टाइम हो गया ना, डेल्टा टी। डेल्टा टी मस्ट बी स्मॉल, ठीक है। v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्टा टी छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब समझना, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये हमारे पूरे डिफरेंशिएशन का कोर पार्ट है, ठीक है। बच्चे 12th पास कर जाते हैं लेकिन उनको डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व कर जाते हैं, उनको मतलब नहीं पता होता है। अब मैं, डेल्टा टी कैसा होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना छोटा हो, क्या हम डेल्टा टी को जीरो कर सकते हैं, तो जीरो कर देंगे अगर हम लोग इसको, तो छोटा कर रहे, तो ठीक है। डेल्टा टी को अगर हम जीरो कर देंगे तब तो वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, वो कोई मतलब ही नहीं बनता, एनीथिंग बाय जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर मस्ट बी स्मॉल, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाउ स्मॉल बी डेल्टा टी, तो आंसर ऐसा लिखेंगे, डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल, को लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, सो स्मॉल दैट इट इज नियर टू जीरो बट नॉट जीरो, ठीक है। इसको हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा टी, देखो अभी तुम लोगों ने सिंबल सीखा था, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो सीखा था, अभी हम नई चीज सीखने जा रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। व्हाट डज दिस सिंबल मीन, दिस सिंबल मीन्स टेंड्स टू जीरो, इसको नोट कर जाओ, फिर मैं इसको और क्या कहते हैं, कैसे लिखा जाता है सब बताता हूँ मैं, ठीक है। तो याद रखना है दैट टाइम शुड बी जीरो, ठीक है। पता है एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है, इसको हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, ये जो लिखा ना मैंने, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज, देखो लिखा ना, T2 माइनस T1, तो टाइम में कितना चेंज हो गया, T2 माइनस T1। इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटर वे से, व्हाट इज, जो लिखा ना मैंने में, व्हाट इज लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी स्मॉल। ये पता है मैथ्स में जब कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे पहला चैप्टर आता है फंक्शंस एंड रिलेशंस, फिर दूसरा आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। वहां पर जो लिमिट वर्ड आती है ना, उस लिमिट का मतलब यही होता है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी स्मॉल, तो आंसर है डेल्टा टी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट इज नियर टू जीरो बट नॉट जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एकदम छोटा सा एकदम, जैसे कि पूछा जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लेने के 0 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा है 0.001 मीटर, और टाइम क्या लिखेंगे, 0.00001 सेकेंड। अभी देखो तो निकाल लेंगे हम लोग, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये फाइनाइट आती है, ये ऐसा नहीं कि ये जीरो, मतलब कि यहाँ पे एक दो तीन जीरो हटा दो, ठीक है। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं होता कि बहुत छोटा होने से ये वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हम टाइम को छोटा करते हैं तो ये भी छोटा होता चला जाता है, तो वैल्यू कैसी रहती है, फाइनाइट रहती है, जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। इसको नोट कर जाओ पहले एक बार। फटाफट इसको नोट कर जाओ, डन सर। कर दिया ना, ठीक है। डन हाँ बोलो, डन क्या बोल रहे हो, हो गया सर। हो गया डन ना। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके पता है पूरे के पूरे मैथ्स में फॉर्मूलाज बने हुए जिससे कि हम लोग सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग खाली उसके लेकिन बेसिक बेसिक बातों को समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू
अब जो मैंने इतना लंबा लिखा है, डेल्टा टी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट इज नियर टू जीरो बट नॉट जीरो, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये इसका मतलब हो गया, क्या कहते हैं, जो मैंने लिखा ना इतना लंबा, ठीक है, ये टाइम बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, v इक्वल्स टू, जब ये चीज पढ़ी जाती है ना तो वहां पे अंडरस्टूड है ये चीज पढ़ करके कि टाइम की वैल्यू कैसी है, बहुत 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 छोटी है। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मैथ्स में, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। अब इसको पता, ये भी कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, v इक्वल्स टू dx बाय dt। क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू dx बाय dt, ठीक है। व्हाट डज, अब समझना, व्हाट डज x मीन हियर, x इज पोजीशन, व्हाट इज डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन, व्हाट इज dx, so very very small change in position, ठीक है। स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया और इसका भी शॉर्टकट ये हो गया, ठीक है। ये मैं नीचे का इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब सुनना, बहुत मजेदार चीज है, क्या सुनना है कि हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, सुनना, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या किया, देखो हमने पहले डिफरेंस निकाला, दिस माइनस दिस, तो हमको ये मिल गया। फिर हमने यहां से डिफरेंस निकाला, फिर हमको ये मिल गया। तो हमने दो काम किए, हमने एक तो निकाला डिफरेंस, फिर हमने दूसरा काम किया, फिर हमने किया दूसरा काम, क्या किया हमने, डिवीजन, है ना। डिफरेंस निकाला हमने, छोटा सा डिफरेंस निकाला एक्स का, छोटा से एकदम छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ तक पहले मेजर किया हमने, फिर यहाँ तक की मेजर किया, एक्स से लेकर के यहाँ तक की, फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर किया, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, ये इतना सा मिल जाएगा। फिर हमने ऊपर से लेके किया, आपको इतना सा मिल जाएगा। तो हमने डिफरेंस, फिर हमने डिवाइड कर दिया ना दोनों को, देखो तो यहाँ से भी हमने किया, यहाँ से भी हमने निकाला, ठीक है, फिर हमने यहाँ से भी निकाला, फिर हमने डिवाइड किया, तो हमको इतना सा मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे इतना सा, और ये इतना सा। तो हमने डिफरेंस प्लस डिवीजन किया और हमारा एक मस्त सा प्यारा सा नाम निकल गया, डिफरेंशिएशन। कोई भी तुमसे कभी भी पूछ ले कि बताओ बच्चा डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलकर क्या होगे कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है मैथ्स में, जिसमें कि पहले हम लोग दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालते हैं और फिर उनका डिवीजन करते हैं। जैसे मैथ्स मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा क्लास 10 तक की, वैसे 11th में आके हम एक नया ऑपरेशन सीखते हैं विच इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, जो कि दो क्वांटिटी के डिफरेंस को निकाल करके उनको डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना सब कोई। Yes. Yes. अगर कोई तुमसे पूछ ले कि डिफरेंशिएशन क्या होता है तो तुम बता सकते हो यस या नो। Sir, can you repeat again this differentiation? कहाँ से क्या रिपीट करूं, बताओ मैं, ये इसका मतलब, हाँ सर। देखो हम लोगों ने दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। हाँ। और फिर हमने उसको डिवाइड किया, देखो तो परपेंडिकुलर का पहले निकाला, फिर बेस का निकाला,
फिर डिवाइड किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे डिवीजन है कि नहीं है। हाँ। तो हमने डिफरेंस निकाला, डिवीजन किया, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेलिंग को मॉडिफाई कर दिया। देखो डिफरेंस और ईजन, और स्पेलिंग को थोड़ा मॉडिफाई किया तो बन गया डिफरेंशिएशन। मैं बताओ, क्लास 12 के बच्चों को भी कितनी बार पता नहीं होता डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो मैथ्स पढ़े। और इसके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब जैसे मैं एग्जाम में लिखा रहेगा dx/dt, इसको हम रीड कैसे करते हैं? ये x क्या है? ये x जो है, यहाँ पर जो x था वो था डिपेंडेंट, और b क्या था? इंडिपेंडेंट। टाइम कहाँ डिपेंड करता है किसी के ऊपर? वो तो हमेशा चलता रहता है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसको रीड ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, इट इज रेड एज, हम लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं इसको? रेड एज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तुम जो पढ़ रहे हो ना जो टॉपिक, ये मैं बताऊं, एक टफ टॉपिक है ये, क्लियर? ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना भी और पढ़ाना दोनों चैलेंज होता है इसमें। तो ये बात, डिफरेंशिएशन किसका होता है? हमेशा इंडिपेंडेंट का होता है, ठीक है? और किसके रेस्पेक्ट पे होता है? तो विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट होता है। सॉरी, डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है? डिपेंडेंट का होता है। किसके रेस्पेक्ट पे होता है? और इसको रीड हम ऐसा करते हैं, ठीक है? जैसे मैं इसको बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, कहीं लिखा हुआ अगर इस तरह से dy/dx, तो इसको मैं रीड करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा रीड करते हैं। क्लियर हो गया था सबको? हाँ सर। ठीक है ना? ओके। अच्छा, आगे हमसे पूछा जाएगा अगर ये इसमें से कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो एक बार, ठीक है? फिर मैं आगे पेज टर्न करूँ। सबको मतलब पता होना चाहिए कि dx का मतलब क्या होता है, तो एकदम छोटा सा चेंज इन x, dt का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा सा चेंज इन टाइम, ठीक है? ये सबके मतलब सबको पता होने चाहिए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लिख के आएंगे डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप, ठीक है? डिफरेंशिएशन से हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप भाई बड़ी काम की चीज होती है। स्लोप, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। और भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तो हम स्लोप पचासों जगह पढ़ेंगे, ठीक है? और उन सबको निकालने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है हमारा, डिफरेंशिएशन। एक तीर चलाओगे तुम किसी भी चीज के स्लोप को निकाल सकते हो। ये एक तीर अनेक शिकार। ठीक है? अच्छा, अब इतनी सी बात है, ठीक है? अब हम लोग को ना इसमें से हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम लोग? अब कुछ बातें हम लोग आगे में सीखनी है, ठीक है? क्या क्या देखो, पहला तो हम लोग इसमें सीखेंगे फॉर्मूला, जो कि याद करना है। दूसरा, वो फॉर्मूले का हम डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो हम लोग को पढ़ना है
मैथ्स में, ना इसका कोई डेरिवेशन पूछा जाता है फिजिक्स में। तो हम उसका फॉर्मूले का लॉजिक देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का फिजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे वो हमारे टाइम को बचा सकता है। ठीक है, अब फॉर्मूला पहले देख लेते हैं खाली, ठीक है। अगर बोला जाएगा अभी एक्चुअली क्या फॉर्मूला सिखाने में टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है, ये लंबा चला जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। आज ये हम लोग पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब लंबा चला जाएगा ये। आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मेन नेक्स्ट क्लास पे जो होगा ना, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन के कोर पार्ट को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और और फिर जो भी मतलब डिफरेंशिएशन एक क्लास पे नेक्स्ट क्लास में इतना हो जाएगा कि फिर तुम लोग क्लास 11 में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, आज के लिए काफी इतना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।